आज अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो आपको एक चीज़ क्लियर कट दिखाई देगी कि हर एक चीज़, हर एक सेक्टर, हर एक इंडाइसेस कंटिन्यू जो है लाइफ टाइम हाई मारता हुआ चल रहा है और बहुत ही रेयर कोई इंडाइसेस बचा हुआ है जो लाइफ टाइम हाई टच नहीं कर रहा है इस वक्त। तो आखिर मार्केट क्या दिखाना चाहती है, मार्केट किस तरफ जाना चाहती है, और एक रिटेल निवेशक जो ये सारी चीज़ें देख रहा है और वो जो है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है या पार्टिसिपेट करने वाला है, ये दोनों जो है इस वक्त क्या निर्णय लें, मार्केट को देखकर क्या करें। क्या ये एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है स्टॉक मार्केट का? क्या मार्केट के अंदर कोई मेजर संकेत छुपा हुआ है? क्या मार्केट यहाँ से काफ़ी डीप करेक्शन ले सकती है कि क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही जाती चले जाएगी और हम छूट जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे सवाल का जवाब मिल सके और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हैंसेंग 20 जो मैंने चाइना का एक ETF, जो चाइना बाज़ार का एक ETF था जैसा हमारा निफ्टी 20 है, उसका मैंने डिस्कशन किया था आज से 1.5 महीना पहले। तो क्या मैंने उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है या अभी भी मैं उसके अंदर ऑलरेडी निवेशक हूँ, और क्या मैंने अभी उसके अंदर माल और ऐड किया है, किस तरीके से मैं उसके अंदर काम करने वाला हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और आपको ये सीखने मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर कि मार्केट की इस ऊंचाई पर अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर का सहारा लेते हैं तो वो क्या निर्णय ले सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर मार्केट की इस ऊंचाई पर क्या निर्णय लेगा, क्या डिसीजन लेगा, अपना क्या ओपिनियन रखेगा, आप उससे सहायता किस तरीके से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डालूँ आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा वीडियो आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि सारे इंडाइसेस निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 250, 200, सारे इंडाइसेस, इंफ्रा, एनर्जी, रियल्टी, सब कुछ आप देखेंगे, PSU, सब कुछ ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं और यही एक सबसे बड़ा लोगों के अंदर डर मौजूद है। और इसके विपरीत अगर आप विक्स देखें तो 13 का विक्स है। बीच में मार्केट 3 जून को जो मार्केट के अंदर उछल पुछल शुरू हुई थी, उस वक्त विक्स जो है दोस्तों 26 से 30 तक चला गया था। मार्केट का विक्स बिल्कुल सेटल है, ऐसा लग रहा है किसी को कोई टेंशन नहीं है, मार्केट के अंदर कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चंगा है। तो ऐसे में करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, यानी एक रिटेल निवेशक सर खुजाता हुआ ये सोच रहा है कि भाई मार्केट की इस ऊंचाई पर अब मैं क्या करूं, क्या मैं निवेश कर दूं या नहीं निवेश करूं। तो चलते हैं कुछ पास्ट डाटा उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जब जब ऐसी कंडीशन आई है मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें 2003 से मैंने डाटा उठाया है और वहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 960 के आसपास जो है ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी। वहाँ से जो एक तरफा रैली हुई, सबसे बेहतरीन मेगा बुल रन 2008 तक 6356 तक निफ्टी गई, एक तरफा सीधा भागी और 6356 तक गई। वहाँ से एक डीप करेक्शन उसने लिया 2008। देखो वजह मार्केट ढूंढ लेती है, वजह मार्केट के अंदर आ जाती है, वजह आपसे बता कर नहीं आएगी। जब आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे मार्केट के अंदर, तब उस वक्त आपके साथ दुर्घटना होगी, आपके साथ एक्सीडेंट होगा। जिस वक्त आप बोलोगे यार मैं पिछले 5-6 सालों से हेलमेट लेके जा रहा हूँ, हटा हेलमेट आज नहीं ले जाऊँगा, ऐसे ही जाता हूँ, उसी दिन आपके टायर की हवा निकलेगी और आपकी बाइक फिसलेगी और उसी दिन आपका और हमारा एक्सीडेंट होता है। आपने इस चीज़ को कई बार नोटिस भी किया होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, बट उसको समझने की कोशिश करो। अभी विक्स भी कंफर्टेबल है, सारे लोग बुलिश है, सब कुछ चंगा है। मार्केट ऐसी हालात में जब 2003 में आई थी तो 2008 के जो है भीषण गिरावट के अंदर अक्टूबर 2008 तक कंटिन्यू गिरावट हुई। फरवरी 2008 से यानी 6356 से निफ्टी 6356 से तो फरवरी 2008 से गिरावट दर्ज कराई, तो अक्टूबर तक गिरावट हुई, 2200 पर आके निफ्टी रुकी।
इसका मतलब जानते हो आप 65% के आसपास लगभग निफ्टी ने गिरावट दर्ज कराई। 65%। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आज के डेट में ऐसे हालात पैदा हो जाए और मार्केट के अंदर इस तरीके की गिरावट शुरू हो जाए, तो जितना भी कोरोना के बाद जो नए लोग आए जिनको बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों बुक करना है, कंटिन्यू जो है मार्केट ऊपर ही जा रही है तो फिर बाय सेल क्यों करना है। तो उनका बुखार ऑटोमेटिकली उतर जाएगा, बिना कुछ किए ही उनका बुखार ऑटोमेटिक टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम ठंडे पड़ जाएंगे वो लोग, क्योंकि जब से आए हैं कंटिन्यू तेज़ी देख रहे हैं, कोई बड़ी गिरावट देखी नहीं है, तो उनको मार्केट के बारे में समझ नहीं है। तो आज मैं ले चलता हूं और मार्केट की गहराइयों में आपको उतारता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि मार्केट की आज के कंडीशन में क्या चल रहा है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यानी अगर मेरी आप राय मानो या मेरा ओपिनियन अगर आप लेना चाहो तो आप क्या करना चाहिए आपको इस वक्त पोर्टफोलियो के साथ, और हमारा जो है हैंगसेंग 20 क्या कर रहा है, और कौन से ETF से कौन सी वो जगह है जहाँ पे इस वक्त आपको काम करना चाहिए। तो अभी तो वीडियो चलने वाला है, बिना स्किप किए देखिए ताकि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। तो देखिए करेक्शन उसने की 2200 तक आई, उसके बाद 2010 में फिर एक गिरावट, ऐसे छोटे मोटे झटके तो बहुत से मिले। 2010 तक 6300 तक वापस भागी वो, और फिर एक करेक्शन आया जो आया 4500 यानी 4500 के आसपास तक का जनवरी 2012 में, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट वहाँ से 2013 नवंबर से जो भागना शुरू की, तो 4500 से सीधा 9100 अप्रैल 2015 में पहुंची, और 2015 के अंदर फिर से एक करेक्शन आया 9100 से निफ्टी जो है फरवरी 2016 तक करेक्ट होती रही और 7000 तक आई, और ये जो है करेक्शन काफ़ी ठीक ठाक और डीप करेक्शन था। फिर कोरोना कार्यकाल के अंदर आपने देखा कि निफ्टी 12000 से सीधा 7500, इस तरीके के करेक्शंस के बाद एक तरफा रैली हुई, और फिर आपने देखा कि नवंबर दिसंबर 2021 में मार्केट एक जगह रुकी, काफ़ी दिनों तक रुकी रही, और लगभग 18,000 से जो है 15,000 तक का एक डीप करेक्शन मारा। वॉर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बाकी बहुत सारी ढेरों सारी न्यूज़ें आई, आपने देखा होगा। और उसके बाद जो है वहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई, तो छोटे 4-5 3 7 5 3 4 5% के करेक्शन, छोटे डीप मार के मार्केट ऊपर चल रही है। तो अगर हम कोरोना के टाइम पे जो करेक्शन हुआ था उसके बाद से जो रैली आई, और बीच में 2021 से 2021 दिसंबर से 2022 दिसंबर तक ये 1-1.5 साल का एरिया अगर हम लोग कट कर दें और ऐसा एक तरफा रैली पकड़ के चलें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी खासी रैली 7500 से हम चले हैं, और इस वक्त हम 23,500 के ऊपर रुकने में, सस्टेन करने में कामयाब हो रहे हैं कंटिन्यू 3-4 दिनों से। तो ये क्या संकेत है, हो क्या रहा है, और इस वक्त क्या हमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों, डर सबके अंदर होता है, भाव बढ़ते रहते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। बीच में मेरा एक प्लान था कोरोना के टाइम पे कि भाई मैं एक काम करता हूँ, देखो रियल स्टोरी में 2 चीज़ें समझ में आने वाली। मैंने सोचा कि एक मैं फ्लैट ले लेता हूँ, 1 BHK फ्लैट मुझे काफ़ी ठीक ठाक रेट में मिल रहा था, 21 लाख रुपीज़ में मिल रहा था, 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था, छोटा सा। मैंने सोचा कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, देखेंगे फिर आगे। कोरोना तो था ही, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं थोड़ा सा। पर ये हुआ कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं यार, कोरोना में मार्केट भी गिर गई है, इस पैसे को मैं मार्केट में ही डाल देता हूँ, मारो गोली नहीं करते, जान दो। तो नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने इसको एक पोर्टफोलियो में डाला। पोर्टफोलियो की साइज़ तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कोरोना की गिरावट में जिन लोगों ने लिया उनका क्या क्या हाल हुआ, पोर्टफोलियो कितना ग्रीन में है, ठीक है। ग्रीन में होगा कि नहीं ग्रीन में होगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं वाकई आपका जो है पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। अब यहाँ से हुआ क्या कि मैंने उसको वापस से अप्रोच किया, एक 3-4 महीना पहले अप्रोच किया कि भाई साहब एक फ्लैट दे दो यार, चलो ख़त्म करो, हम लोग डील कर लेते हैं। तो उसने कहा कि सर अभी तो 3-4 साल हो गए और अभी मैं आपको 24.5 लाख के नीचे नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला यार एक काम कर, चल 22 कर, डन कर, ख़त्म कर, 2-3 दिन में पेमेंट ले ले, ख़त्म कर दे। बोले नहीं सर 24.5 के नीचे नहीं छोड़ूंगा, मेरी सिस्टर भी वहाँ रहने आ रही है और मैं जो है अभी वो फ्लैट मतलब बेचूंगा, लेकिन एकदम बेचने के मूड में भी नहीं हूँ,
बट 24.5 अगर आप देते हैं तो मैं आपको सेल कर दूंगा और मेरी सिस्टर को फिर आप रेंट पे देना, उसको रहने देना। तो मैंने भी सोचा यार चलो मार्केट भी ठीक ही ठाक चल रही है, 6-7 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, जाने दो, रहने दो, चलो प्रॉपर्टी फिर ले लेंगे। तो 4 साल में 20 लाख की प्रॉपर्टी का रेट अकॉर्डिंग टू ओनर 3.5 लाख रुपया जो है पड़ा। अगर मैं एक साथ ऑन टेबल बैठ जाता, डिस्कशन करता, तो शायद वो मेरे को 23.5 से 24 लाख में छोड़ देता, लगभग शायद। तो ये हाल है रियल एस्टेट का अभी फ़िलहाल, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। तो कहने मतलब ये है कि रेट तो हर चीज़ का बढ़ ही रहा है, बट अगर कोई चीज़ ओवर प्राइस्ड हो जाए तो क्या उसको लेना चाहिए? यानी इसी फ्लैट का रेट अगर वो बोलता 50 लाख रुपया हो गया, तो क्या मैं उसको बाय करता? बिल्कुल बाय नहीं करता। कल मुझे फ़ोन आया कि सर एक काम करिए, डॉक्टर साहब आपने 21 लाख बोला था और अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, 22 लाख में छोड़ रहा हूँ, तो क्या मैं डील करता? येस और नो बोलो। कल अगर फ़ोन आ जाए तो मैं डील करूँगा ना, बिल्कुल करूँगा। तो चलो यार फेयर वैल्यू पे है, 4 साल पहले भी ये रेट मिल रहा था, चलो लेके एक छोड़ देते, एक डिविडेंड आता रहेगा अपना रेंटल यील्ड के तौर पे, कुछ ना कुछ अमाउंट 10,000 के आसपास का रेंटल यील्ड है। तो अब 12 के हिसाब से 1,20,000 रुपया साल का आएगा, तो ठीक ही ठाक रेंट है, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त इतने सारे ETFs, इतनी सारी इंडाइसेस, सारे सेक्टर, सब कुछ बुलिश हैं, तो आप जो है किस तरीके से काम करोगे आज के डेट में। अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर सब कुछ छोड़ो, बताओ काम किस तरीके से करना है। पैसा लेकर मैं बैठा हूँ, झोला भर के बैठा हूँ, आप बताओ यार, बहुत परेशान करके रखे हो, यहाँ वहाँ की बातें कर। अरे बहुत सारे कमेंट आने वाले, क्या टाइम पास करता है, अरे क्या, अरे एक कमेंट आया था, मैं अब याद आ गया, अच्छा हुआ कि भैया तू तो बताता हूँ तुम तो चेले बनाने लायक नहीं हो, तो तुम्हें गुरु कैसे बनाया जाएगा, ये कमेंट आया था। फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा यार। बोला यार जिनको कैमरे के सामने खड़े रह के 2 टोक बोलने की हालत ख़राब हो जाएगी, वो लोग भी आते हैं, कमेंट करते और चले जाते हैं, समझ लो यार। मतलब फ्री का माहौल है, आके कुछ भी करो और चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहरहाल, तो ट्रोल करो, पॉजिटिव ट्रोल करो यार, इतना नेगेटिव कि मतलब कुछ भी। अभी जो है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ समझो उसको, क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप मार्केट के अंदर इस वक्त हैं, इस टॉपिक के बाद हम हैंसेन की 20 की बात करेंगे। मार्केट के अंदर इस वक्त निवेशक है और यहाँ तक निवेश करके रखा है, मान लो आपके पास पोर्टफोलियो 10 लाख का है और 10 लाख में से 10 लाख आपका लगा हुआ है, तो एकदम अर्जेंट में मिनिमम 20-25% पैसा आपका खाली करके रखो। अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो आप 20-25% पैसा खाली करके रखो, ताकि अगर मार्केट के अंदर किसी कारणवश, देखो कारण मार्केट ढूंढ लेती है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि कारण मार्केट ढूंढ लेती है। हम लोगों ने एक गेम बचपन में खेला था निगोरचा करके, पता नहीं किसको पता होगा, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो शायद समझ में आ जाए। उसमें क्या होता है ना, एक के ऊपर एक ऐसा पत्थर रखते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा पत्थर रखते हैं, और किसने खेला कमेंट करके बताना, हाँ सर हमने खेला। एक के ऊपर एक ऐसा पत्थर रखते हैं ढेरों सारे, और रबड़ी जो बॉल होता है ना, उस बॉल से दूर से ऐसा निशाना साधते और मारते हैं, ठीक है। तो वो पत्थर जो सबसे नीचे पत्थर होता है मजबूत होता है, फिर धीरे धीरे जो है ना वो पतला होता जाता है पत्थर, ताकि वो प्रॉपर शेप ले सके और रुक सके। पर जब बॉल कई बार तेज मारते हैं ना, उसको बिना लगे उसकी हवा से भी वो गिर जाता है ढाढ़ आके। तो इस खेल से बचपन से जो हमने खेला है, जिसने भी खेला है कमेंट करके बताइएगा, मुझे देखना है कौन कौन लोग निगोरचा खेले। निगोरचा इसका नाम था, आपके एरिया में क्या नाम होगा आप मुझे लिख के बताइए, सर हमारे यहाँ इस नाम से खेला जाता था इसको। तो कई बार ना रबड़ी बॉल की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एयर की फ्रीक्वेंसी, उससे भी वो गिर जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसा ऊपर जाता था वो कमज़ोर होता चला जाता था। शुरू में 2-3 पत्थर तो काफ़ी मजबूत थे, उसको तो बहुत तेज़ मारे तो जाके गिरता, लेकिन जब बहुत सारे पत्थर का वो पूरा रेला बन जाता था, तो ऊपर जो है बिल्कुल अपना कुतुब मीनार की तरह इस तरीके से पतला हो जाता था, और हवा से भी कई बार वो ढह के गिर जाता था। तो अगर मार्केट की हालत इस वक्त वैसी हुई, तो या मार्केट में कोई बड़ा इंसान जो मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है, मूड बना लिया है, सब कुछ अच्छे से सेट है और वो लेना चाह रहा है मार्केट में, तो अगर वो मार्केट के अंदर बाय करना चाह रहा है, तो क्या मार्केट नीचे लाया जाएगा? मार्केट को यहाँ से 10-15-20% का करेक्शन दिलाया जाएगा? ये सारी चीज़ें सोचने वाली है। तो 25% पैसा तुरंत खाली करना है। आपको कुछ रूल्स और कुछ नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को जो है 25% प्रॉफिट बुक करो, अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन को वापस से री एलोकेट करो।
यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप भरे हुए हैं तो उनको निकाल के अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स जो होते हैं लार्ज कैप के या मिड कैप के जो लार्ज साइज़ के अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें शिफ्ट करो, ताकि आपका पोर्टफोलियो जब आंधी तूफान आए उसके अंदर गिरेगा तो भी ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, गिरेगा पर वो गिरेगा तो वापस से बाउंस बैक कर जाएगा, उठ जाएगा, आपका पैसा जो है वो अगेन वापस सेम प्राइस पर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे और बेहतरीन पोर्टफोलियो की। तो अगर आपने कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स भर रखे हैं, नफ़े में हैं, तो आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, कि आप प्रोफेशनली डिसीजन ले कि क्या ये जो इस वक्त मार्केट जहाँ खड़ी है, क्या यहाँ से एक ठीक ठाक करेक्शन नहीं आ सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ चंगा है, तो कंटिन्यू करो। आपको लगता है कि नहीं यार, डर तो लग रहा है, आ सकता है, आपके मन में ज़रा भी खटका है, तो तुरंत आप डिसीजन लो, 25% प्रॉफिट बुक करो और अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे शिफ्ट करो अच्छे और गुड फंडामेंटल स्टॉक्स की तरफ, इवन दो आपको उसमें नफ़ा ज़्यादा ना आए। देखो, मार्केट के अंदर बिल्कुल भी लंगर नहीं लगा हुआ, मार्केट के अंदर फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मार्केट के अंदर पैसा वही कमाएगा जो सही समय पर सही डिसीजन लेगा। अगर आपका निर्णय सही समय पर सही नहीं है तो इसका मतलब आप गलत हो, और अगर आप गलत हो तो उसकी सज़ा तो आप ही को भुगतनी है, आपके पोर्टफोलियो को ही भुगतना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स जो बड़ी गिरावटों में नीचे जाते हैं वो ऊपर आते नहीं है 10-20 साल। याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे स्टॉक्स आपको आज भी मिल जाएंगे जो 20-20 साल, 15-15 साल से आज तक पुराने प्राइस पर नहीं आ पाए हैं। तो अगर आपने ऐसे स्टॉक्स भर रखे हैं, तुरंत आप डिसीजन लो और अपना काम जो है उसके अंदर करो, और आप उस तरीके से जो है उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करो। अभी ये टाइम जो है आपके पैसे का प्रोटेक्शन करने का टाइम है। इतने ऊंचाई पर आने के बाद आपका पैसा प्रोटेक्ट करो। अब रूल नंबर 2, सर आप प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो क्या है, बरसात का मौसम है, ठीक है, रेनकोट ओढ़ लिए, प्रोटेक्ट हो गए, पर पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करने का, मार्केट के अंदर रहना भी है, प्रोटेक्ट भी करना है, किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए रूल नंबर 2 है। अब आपको अगर नया एलोकेशन करना है या मार्केट में आपका प्रॉफिट बुक करके नए तरीके से वापस री एंटर होना है, तो सिर्फ ETF के द्वारा आप एंटर होइए। आप स्टॉक्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए, कुछ ही क्षण की बात है, कुछ महीनों में पेन वेन सब निकल जाएगा, यूएस का इलेक्शन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी, फिर मार्केट में आप आगे पीछे करके वापस से पार्टिसिपेट अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। बट अगर पैसे का प्रोटेक्शन भी करना है और मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट्स भी बनाना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है ETF के द्वारा, वो भी स्टैगर्ड वे में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर ETF की कंप्लीट कोर स्ट्रैटेजी सीखना है, जुलाई में हमारा प्रोग्राम हो रहा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम, आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। मात्र 2000 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट ETF की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी मेरी, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ETF की कंप्लीट संपूर्ण ज्ञान आपको दिया जाएगा, और आप लॉस करना लगभग भूल जाओगे। जो हमारे स्टूडेंट्स ने लिया है उस प्रोग्राम को, वो काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं उस प्रोग्राम से, और उन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप भी तुरंत इनरोल कर लो, नंबर आ रहा होगा नीचे, तुरंत व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और उसको इनरोल कर लो, ताकि आपकी सीट मिल सके। यूजुअली सीट खत्म हो जाती है, काफ़ी लास्ट में लोग पैनिक करते हैं, काफ़ी जो है भीड़ लग जाती है लास्ट डेज में, तो आप अभी के अभी अपना इनरोलमेंट करके रख लो, सीट्स आपकी रिजर्व हो जाएगी। आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है हमारे प्रोग्राम के, कंप्लीट प्रोग्राम आपको जो है लाइव कर दिया जाएगा, आप उसको देखते रहो, सीखते रहो, और आगे चल के जब भी वो प्रोग्राम आपका जुलाई में होगा, आपको इनविटेशन आ जाएगा जूम पर, फिर हम और आप लाइव मिलेंगे, और उसके बाद आपकी मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर आपने 2 रूल बता दिए कि पहला तो प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरा जो है अच्छे स्टॉक्स में, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स में एलोकेट कर दो, और नए सिरे से आ रहे हो तो ETF के द्वारा आओ, डायरेक्ट स्टॉक्स में ओपन मत आओ। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स तो हमें समझ में आ गए। आपके हैंगसेंग बीज का क्या है, यानी आपने हैंगसेंग बीज लिया था, काफ़ी बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, मैं रुका रहूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा और लॉस नहीं होएगा, कुछ ना कुछ करके प्रॉफिट ही बनेगा, किस तरीके से उसको करा जाएगा, अच्छे से बनाया जाएगा, उसका क्या हुआ? तो हैंगसेंग बीज दोस्तों अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं 8 से 10% के बीच में प्रॉफिटेबल हूँ। आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीनशॉट। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आपको बाय या सेल करना है तो मेरी तरफ से जो भी स्टॉक्स, जो भी ETFs डिस्कस हुए हैं, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय सेल करना है तो
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे ज़रिए अगर आप काम करते हो, कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हो, कोई भी ईटीएफ्स को बाय कर सकते हो, तो आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र राय मशवरा लेके काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं एक अच्छा टीचर, अच्छा ट्यूटर, अच्छा मेंटर, अच्छा गुरु हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो कि सर मुझे मछली पकड़ के मत खिलाओ, मुझे हैंडसम बीज, आईटी बीज ये सब कुछ मत बताओ, मुझे सिखा दो कि आप ढूंढते कैसे हो, आप काम कैसे करते हो, आप प्रॉफिटेबल कैसे होते हो, तो आप जो है मुझसे सीख सकते हो, लर्निंग ले सकते हो। देखिए सचिन तेंदुलकर को जिसने सिखाया था उसने सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी सेंचुरीज बनाई। तो आप किसी मेंटर, किसी टीचर, यूट्यूब के टीचरों पे काफ़ी कीचड़ उछाला जाता है, वो उछालना आप लोग बंद करो। अगर लर्निंग के लिए आप कुछ पे करते हो ना, तो उसको आप एक्सपेंस में बिल्कुल काउंट मत करो, क्योंकि उससे आपके अंदर नॉलेज आ रही है। आपके अंदर नॉलेज जो अगर आती है तो नॉलेज ही पावर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करिएगा। मैंने जो सवाल पूछा है वीडियो के अंदर उसका कमेंट मुझे कंपलसरी चाहिए। 3 दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दोस्तों, और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। तब तक कमाते रहिए, कुछ रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।